हेलो 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 हेलो। ये दूसरा वाला स्टैंड मंगा लेते ना यार, वो जो पिछली बार था वो वाला स्टैंड मंगा लेते ना। हाँ खत्म। चलो भाई मंगलाचरण करो। कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम प्रत्यक्षम, इसमें कौन सा दोष आता है? असंभव। कोई बताएगा कैसे आता है? बांसवाड़ा और कोटा। बांसवाड़ा और कोटा बोलो भाई, बोलो भैया। मानते हैं कि जो निर्विकल्प ज्ञान है वही प्रमाण है। तो अगर ऐसा माने कि निर्विकल्प ज्ञान है तो जब वो निर्विकल्प, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे वो सुनना कम से कम कुछ ख्याल में आएगा। तो यदि ऐसा मान लें कि निर्विकल्प ज्ञान ही प्रमाण है तो जब वो निर्विकल्प है तो वह निश्चय कैसे कर पाएगा कि ये वह संशय ज्ञान है या फिर सम्यक ज्ञान है या फिर विपर्य ज्ञान है? इसलिए निर्विकल्प ज्ञान और सम्यक ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। प्रमाण सामान्य नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा पहले खुद ही जान पाएगा कि सच्चे क्या है क्या, तो सम्य ज्ञान के कैसे होते कल्पना अपूर्ण अभ्रांतम प्रत्यक्षम यानी निर्विकल्प ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। पर इसमें संभव दोष आएगा क्योंकि अगर अपन किसी को जानेंगे तो विकल्प ही नहीं कर पाएंगे, और विकल्प नहीं कर पाएंगे तो उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है। इसके लिए आपने उदाहरण भी दिया था कि स्मारक के विद्यार्थी को अगर जो है ही नहीं उससे पूछेंगे मैं तो कनिष्ठ में फर्स्ट ईयर में तो कैसे निर्विकल्प तो दर्शन का ज्ञान तो साविकल्प ही होता है। जो निर्विकल्प है वह तो दर्शन होता है, और ज्ञान है वह साविकल्प ही होता है, और जो बौद्ध है वह तो निर्विकल्प को ही निर्णयात्मक नहीं होगा। फिर वो जो ज्ञान हम करेंगे अगर समारोह का विरोधी नहीं होगा, उसमें कोई विचार नहीं हुआ तो वह समारोह का विरोधी नहीं हो पाएगा कि मैंने ये जाना कि ये जाना। इस प्रकार समारोह का विरोधी नहीं होगा तो वह निश्चयात्मक नहीं होगा, निश्चयात्मक नहीं होगा तो वह प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, सबने कोशिश अच्छी की। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। दिखेगा? ठीक है, ये बौद्धों का प्रमाण प्रत्यक्ष का लक्षण है। वे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का ये लक्षण है, कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम प्रत्यक्षम। इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ, टेढ़ी कर लो ना जैसी, और पिलर के पास लगा लो। लगा दे भाई, लगा दे लगा दे लगा दे। अरे गुरुजी हैं यार, ऐसा क्या कर रहा है? हाँ। कल्पना का अर्थ है ठीक, अपोढ़ माने नहीं होना या रहितपना। ठीक है, और अभ्रांत का अर्थ है भ्रांति रहे।
बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ज्ञान विकल्प से रहित और भ्रांति से रहित है, अथवा जो ज्ञान विकल्प से रहित और सम्यक है, वह प्रत्यक्ष है, ऐसा उनका मतलब। इतनी बात तो आपको समझ में आई कि नहीं आई? विकल्प से रहित सम्यक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा बौद्ध कहते हैं। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ये जो आपने दो बातें एक साथ कही, क्या? एक तो विकल्प से रहित होना, दूसरा सम्यक होना, इनमें सह अवस्थान विरोध है। सह अवस्थान विरोध माने ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे पूर्व और पश्चिम एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। एक रहेगा तो दूसरा गोवेंटगोन हो जाएगा। समझे कि नहीं? ऐसा ही या तो ज्ञान होगा निर्विकल्प, विकल्प से रहित, या ज्ञान होगा सम्यक। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान निर्विकल्प है, जो ज्ञान विकल्प से रहित है या निर्विकल्प है, वो अपने विषय का निर्णय कैसे करेगा? नहीं कर सकता। उसके ज्ञान का ये घट है कि पट है, ये तो उसके ज्ञान में आएगा ना। और ये ज्ञान में आना, यही तो विकल्प है। वो कह रहे निर्विकल्प है। तो जो ज्ञान निर्विकल्प है, उस ज्ञान का ज्ञेय क्या है यही नहीं पता। तो जब जिस ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं पता, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ? इसलिए जो कल्पना अपूर्ण अभ्रांत लक्षण आपने बनाया है, इसमें असंभव नाम का दोष आता है। इतनी चर्चा अपन ने कल। कुतः प्रत्यक्षत्वम, फिर उसमें प्रत्यक्षपना कैसे संभव होगा? क्यों? व्यवसायात्मक से प्रमाण्य व्यवस्थापनात, ये मुद्दे की बात है। पिछले लेसन में हमें पढ़ के आए हैं कि प्रमाण कैसा होता है? व्यवसायात्मक होता है। व्यवसायात्मक माने निर्णयात्मक होता है। ठीक है। तो ज्ञान जब निर्णयात्मक होता है, तो ये ज्ञान तो निर्णयात्मक है ही नहीं। तो जो ज्ञान निर्णयात्मक नहीं है, वो प्रमाण सामान्य नहीं है। जो प्रमाण सामान्य नहीं है, वो प्रमाण विशेष नहीं है। इसलिए इसमें असंभव नाम का दोष आता है, ये हमने कही। अब दो इसमें मज़ेदार ट्विस्ट आए। जब हमने ये प्रश्न खड़ा किया कि नहीं भाई साहब, ये आपका ज्ञान जो है ना निर्विकल्प, ये असंभव दोष से सहित है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही ज्ञान सही है, सम्यक ज्ञान है। कि क्यों? कि ये ज्ञान वस्तु से पैदा होता है, अर्थजन्य है। एक आपके लिए नया विषय है। दो प्रकार की धाराएं हैं, अथवा तीन प्रकार की धाराएं कह लो, अथवा न्याय में दो तीन प्रकार के ऐसे विषय चलते हैं कि ज्ञान कैसे पैदा होगा। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान अपने से पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान प्रकाश से पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान वस्तु से पैदा होता है। समझे? एक धारा कहती है ज्ञान स्वतंत्र है, वो अपने आप पैदा होता है खुद ही अपनी पर्याय में। दूसरी धारा ये कहती है कि नहीं, ज्ञान तो वस्तु से पैदा होता है। तीसरी धारा कहती है नहीं, ज्ञान प्रकाश से पैदा होता है। क्यों? अंधकार हो जाए तो क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसलिए उजाला हो तो ज्ञान पैदा होता है, उजाला ना हो तो कहाँ से ज्ञान पैदा होगा? ऐसे ही कि ज्ञान वस्तु से पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि इस वस्तु को जानेगा कि इस वस्तु को कैसे निर्णय करेंगे हम कि घट से पैदा हुआ ज्ञान घट को विषय करेगा, पट से पैदा हुआ ज्ञान पट को विषय करेगा। उसमें क्या झगड़ा है? ऐसा वे मानते हैं। तो वे कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, अर्थजन्य है। कैसा है? वस्तु से पैदा होता है, पदार्थ से पैदा होता है।
इसलिए ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों? इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, विकल्प निर्विकल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? जिससे पैदा हुआ उसी को विषय बनाया, निर्णय काय को करना, ये अभ्रांत ही है। जो ज्ञान वस्तु से पैदा हुआ है वो वस्तु से पैदा होने के कारण सम्यक ज्ञान ही है, उसके लिए विकल्प सविकल्प की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वस्तु से पैदा हुआ है तो आंख बंद करके कहेंगे जिस वस्तु से पैदा हुआ उसको ही जानता है, इसलिए उसमें सम्यक मिथ्या का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ज्ञान सम्यक या मिथ्या कैसे होता है? कोई ज्ञान सम्यक या कोई ज्ञान मिथ्या हम कैसे कहते हैं? नहीं नहीं, सामने हो घट और मुंह से बोले पट तो ज्ञान मिथ्या हुआ, सामने हो घट और मुंह से बोले पट तो सम्यक हुआ। ऐसे ही तो है ना, माने जे वस्तु है उसको वैसा ही जाने तो सम्यक ज्ञान। क्या नाम तुम्हारा? संयम। और जो कैसे हो, ये क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। संयम कैसे हो? समझ गए? है तो संयम और कह रहे आर जाओ तो क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। है तो आर जाओ और कह रहे संयम, ये क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। माने जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा जानना, ये मिथ्या ज्ञान। और आर्जव को आर्जव जानना सम्यक ज्ञान। संयम को संयम जानना मिथ्या सम्यक ज्ञान। तो जैसी वस्तु है उसके अनुरूप ही ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान, वस्तु अलग हो और ज्ञान अलग हो तो वो ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान। हमारी थ्योरी तो ये है, हम तो कह रहे हैं कि एक घट है और ये ज्ञान में भी घट है तो ये ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। और अगर एक घट हो वस्तु और ये पट है ज्ञान तो ये क्या ज्ञान हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया। बराबर। तो वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान, वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान ना हो तो मिथ्या ज्ञान। हमारी थ्योरी तो ये है। अब वे कह रहे हैं कि नहीं, ये समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि ऐसा मिस्टेक हो ही नहीं सकती, ऐसा मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, वहाँ उसके लिए टाइम ही नहीं है। क्यों? ये वस्तु घट है और ये ज्ञान भी घट है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान इससे ही पैदा हुआ है, वस्तु से उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी वस्तु को विषय बनाता है। तो कहाँ झगड़ा है? इसलिए ये सम्यक है या मिथ्या ऐसा प्रश्न करने की ही जरूरत नहीं है, विकल्प से विकल्प को करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा उनका उत्तर है। कब? जब हमने कहा कि निर्विकल्प अभ्रांत नहीं हो सकता। एक एक स्टेप से ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। हमने कहा कि ज्ञान निर्विकल्प और अभ्रांत ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये गलत है। तो उन्होंने कहा इसकी समस्या ही नहीं है हमारे यहाँ। क्यों? हमारे यहाँ तो बस ज्ञान अर्थोत्पन्न है, ज्ञान इससे पैदा हुआ है, जिससे पैदा हुआ है उसी को विषय बनाता है। तो काय के लिए तो हमें विकल्प चाहिए और काय के लिए भ्रांत बना आएगा। घट से पैदा हुआ ज्ञान घट को जानेगा, पट से पैदा हुआ ज्ञान। हमारे में तो समस्या हो रही थी तो ज्ञान स्वतंत्र है और आर्जव को अलग देख रहा, तो झगड़ा हो गया। अब तो आर्जव से पैदा हुआ ज्ञान है इसलिए उसको आर्जव को ही जानना है, कंफ्यूजन ही नहीं है। अर्थोत्पन्न, ठीक है, वस्तु से उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी वस्तु को विषय करेगा, इसलिए हमारे यहाँ ये समस्या ही नहीं है, ऐसा उनका उत्तर है। अब इस उत्तर के जवाब में हम क्या कहेंगे कि भैया ये असंभव दोष है, फिर से ये टेक्निकली फॉल्ट है। क्यों? ज्ञान वस्तु से पैदा होता ही नहीं है। तुम कह रहे हैं ना ज्ञान अर्थोत्पन्न है और हम कह रहे हैं ज्ञान अर्थोत्पन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार सामने कुछ और होता है, देखते कुछ और हैं। बैठे हो तुम, देखते हम अपनी अम्मा को। बोलो है कि नहीं? तो
तो अम्मा तो यहाँ नहीं है, लेकिन ज्ञान का गेय बन गई कि नहीं बन गई? प्रमेय रत्नमाला में इसके लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, वो एक श्लोक, पीते कारागारे। दादा तो उसको अलग ढंग से बोलते हैं, कारागार में पेड़ दिया गया हो, समझे? कि क्या कि हम कारागार, किसी व्यक्ति को कारागार में घुसेड़ दिया गया हो और काली कोठरियां हो, अमावस की रात हो, फिर भी उसको उसकी पत्नी का चेहरा एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। तथापि कांताननम में व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई देता है। ना तो वहाँ प्रकाश है, ना वहाँ वस्तु है, ना तो अर्थ है ना प्रकाश है। तो अर्थ के अभाव में भी ज्ञान हुआ, प्रकाश के अभाव में भी ज्ञान हुआ। इसलिए आप ही जो बात कह रहे हो ना कि ज्ञान अर्थजन्य है, ये बात प्रैक्टिकली सही नहीं है, सिद्धांततः सही नहीं है। क्योंकि व्यवहार में ये देखा जाता है कि सर के ऊपर कोई होता नहीं है, हमें लगता मच्छर था, होता है ना कृष्ण ज्ञान बच्चे, नक्तंचर ज्ञान, कछु भी कह लो, नक्तंचर ज्ञान अलग हो गया, वो आलोक के लिए है, ठीक है। तो वस्तु नहीं है फिर भी वस्तु का ज्ञान होता है, और वस्तु है फिर भी वस्तु का ज्ञान होने पर होना और नहीं होने पर, ये अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति है। अब इसमें ना तो अन्वय घटता है ना व्यतिरेक घटता है, क्योंकि वस्तु है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, वस्तु नहीं है, तो ना तो अन्वय घटा न व्यतिरेक घटा। तो जब अन्वय व्यतिरेक नहीं है तो आपकी ये बात सत्य कैसे सिद्ध होगी? इसलिए आपकी ये बात गलत हो गई। तो पहला तर्क तो हमारा अपनी जगह खड़ा ही रहा, उस तर्क को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि वस्तु कैसी है, अर्थोत्पन्न है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने उनके लिए उदाहरण दिया कि जिस प्रकार प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है, प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है, उसी प्रकार वस्तु भी ज्ञान के लिए कारण, माने इसको हमने बनाया उदाहरण और इसको बनाया सिद्धांत, तो एक ही हथियार से दोनों का मर्डर हो गया, दोनों निपट गए। ठीक है, क्यों कठिन बोल दिया, मर्डर नहीं बोलना चाहिए था। हाँ चलो, अरे जिस प्रकार प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है, क्यों? प्रकाश हो तो ज्ञान हो और प्रकाश ना हो तो ज्ञान ना हो, तो हम मानेंगे कि प्रकाश ज्ञान का कारण है। लेकिन रात को शेर, चीता जो जानवर निकलते हैं उनको तो अंधकार हो तो दिखता है। उल्लू कौन बोला? अच्छा चलो, नहीं सबको अपने अपने प्रिय पक्षी होते हैं, ऐसी क्या बात है? होता है ना, फेवरेट कलर, फेवरेट पक्षी, फेवरेट फ्रूट। चलो, तो माने प्रकाश नहीं था और ज्ञान हो गया, और सामने सब बैठे रहे, लाइट जलती रहे और हमारा दिमाग कहीं और घूम जाए, तो हमें ज्ञान सामने वाली चीज़ का नहीं होकर के कुछ और का होता है। पढ़ तो यहाँ रहे और दिख रहा, हाँ IPL दिख रहा है, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रवचन दादा का सुन रहे और पता चलता हुआ तो 200 से ऊपर मार दिए यार, तो इंडिया जीत गई। हाँ ले 241 दिखता है कि नहीं? ठीक है, तो जिस प्रकार प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है, उसी प्रकार वस्तु भी ज्ञान के लिए कारण नहीं है। ठीक, जब हमने ये दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर, जब हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी कि क्या, कि अभी तक तो हमारे यहाँ समस्या ये नहीं थी कि डस्टर को कौन सा ज्ञान विषय करेगा, डस्टर से पैदा हुआ ज्ञान डस्टर को विषय करेगा, शर्ट से पैदा हुआ ज्ञान शर्ट को विषय करेगा, माइक से पैदा हुआ ज्ञान, कंफ्यूजन ही नहीं था। कोई ज्ञान की पर्याय किसको विषय बनाएगी? जिससे पैदा हुई उसको बनाएगी। घट से उत्पन्न ज्ञान घट को विषय करेगा, पट से उत्पन्न ज्ञान पट को विषय करेगा, लफड़ा ही नहीं था। अब तुम तो कह रहे कि ज्ञान अर्थ से पैदा ही नहीं होता, तो तुम्हारे इस बात का डिसिप्लिन कौन बनाएगा कि आर्य गोदा क्या करेंगे और संयम जैन क्या करेंगे?
समझे ना? क्यों? जो आर्जव को प्रिय होगा उसको आर्जव काम दे देगा, जो संयम को प्रिय होगा वो संयम काम लेगा। ये बड़ा झगड़ा हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, वीतरागता नहीं रहेगी। समझ गए? तो वहाँ तो समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि जिस वस्तु से ज्ञान पैदा हुआ उसी वस्तु को विषय करना है, झगड़ा ही नहीं है। अब तुम्हारे यहाँ वस्तु अलग और ज्ञान, तो फला ज्ञान फला वस्तु को विषय करे, इसका निर्णय कौन करेगा? तो हमने कहा हे भव्य, तुम काय को टेंशन ले रहे? जैन दर्शन में सब प्रकार की समस्याओं का समाधान उपलब्ध है कि इसके लिए हमने एक आदमी को रोजगार दे रखा है जो इस बात की ड्यूटी लगाता है कि क्या कि योग्यता। समझे ना? कि ये काम कौन करता है? योग्यता करती है। तो बोले योग्यता किसका नाम है? यहाँ किसी का नाम तो नहीं है ना? हाँ, क्या? तो बेटा इसीलिए पूछा के बीच में कि कोई का ऐसा हो ही नहीं। हाँ चलो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो योग्यता किसका नाम? योग्यता कौन? तो स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता। घट ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई ज्ञान की पर्याय घट को विषय करेगी। पट ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई पर्याय पट को विषय करेगी। पीयूष ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई ज्ञान की पर्याय पीयूष को विषय करेगी। न्यायदीप क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई ज्ञान की पर्याय न्यायदीपा को विषय करेगी। कहाँ लफड़ा है? तो ये काम हो जाएगा। इसलिए के लिए वस्तु से उत्पन्न होना ये कहने की कहाँ जरूरत है कि कौन सा ज्ञान की पर्याय किसको विषय करेगी? जिस ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई है उसको विषय करेगी। देखा भी जाता है कि कोई सीए बहुत बढ़िया होता है और इंजीनियर गधा होता है, कोई डॉक्टर बहुत बढ़िया होता है और सीए दो चार नहीं कर पाता। होता है कि नहीं होता है? क्यों? सबका क्षोभम जुदा जुदा है। अपन को जैन दर्शन की गाथाएं बहुत बढ़िया आती हैं और कोई लौकिक विषय आया तो ढप्पू। समझिए ना? ये हर व्यक्ति का अपना एक नेचर है, अपना स्वभाव है। उस जो गायक है उसको गाने के स्वर बहुत समझ में आते हैं और अपन को फटावास। समझे ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वावरण क्षयोपम योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। परीक्षा में पढ़ा होगा ना कि जिस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है वह उसी को ज्ञान का ज्ञेय बनाएगी, किसी और को नहीं बनाएगी। इसलिए तुम परेशान मत हो कि अर्थ से पैदा नहीं हुई, फिर वो किसको विषय करेगी और किसको विषय। इतनी बात हो गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं पढ़ देता हूँ इसको। बोलो, आपको कोई प्रश्न था? आपने जो पहले जो इनका उदाहरण दिया तो उसमें समारोह तो घट ही रहा था, विपर्याय घट रहा था। तो वास्तव में समारोह का निराकरण ही था जो हम करना चाहते हैं सम्यक ज्ञान के माध्यम से। इनको आर्जव बोलो या इनको कुछ और बोलो, तो समारोह का ही वास्तव में निराकरण है। क्या को निराकरण? समारोह हुआ ना? हाँ, तो वही ना। हाँ, मतलब सम्यक ज्ञान वास्तव में समारोह का ही निराकरण करता है। सिर्फ विपर्यास का आपने उदाहरण दिया। उदाहरण तो कोई एक ही देंगे ना, सबका काय को देना? इन्होंने समारोह दिया था, इसमें इन्होंने समारोह किया, इसलिए आपने मना किया, इसलिए कंफ्यूज हो गया। मैंने ध्यान, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, अब आपको 10 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि मैं लगभग 1-1.5 पेज पढ़ूंगा। अरे वो तेरी क्या, चौथा और 5वां ही तो पढ़ूंगा दादा। वो तेरी ननू, जो मैंने अभी तक बोला है ना, ये वो ही पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहा हूँ। बस आपको बोर्ड पे और किताब पे नज़र रखनी पड़ेगी। ननु निर्विकल्पकम एव प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजन्यत्वात्। हमने कहा था ना कि कल्पना बोर्ड सही नहीं है, तो उसके काउंटर अटैक के रूप में उन्होंने ये नया प्रश्न पैदा किया। हमने ऊपर क्या बोला था? व्यवसायात्मक सेव प्रमाण्य व्यवस्थापना, कि व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, ये बात का डिसीजन हम कर चुके हैं। उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा कि निर्विकल्पकम एव प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजन्यत्वात्।
कि निर्विकल्प ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है असली में। क्यों? वो अर्थ से पैदा होता है, तो उसके लिए कल्पना अपोढ़ की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली उसको नीड नहीं है। क्यों? उसके फंक्शन में ये सॉफ्टवेयर नहीं डाला, उसको कल्पना की जरूरत का है। क्यों? वो उससे ही पैदा हो रहा है, तो उसको ज्ञान का ज्ञेय बना रहा है। तो काय को उसको विकल्प कर रहा? हमें घर का कुर्ता हमने उठाया पहन लिया, तुमसे मांगना हो तो मांगेंगे। तो ऐसे ही कि वो ज्ञान अर्थ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको विषय बनाता है, उसमें कहाँ झगड़ा है? ये उनका पक्ष है। देखो, ननु निर्विकल्पकम ये प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजत्वात्, निर्विकल्प ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण का सच्चा लक्षण है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से उत्पन्न होता है। इतनी बात ख्याल में आई? आगे, तदेवम ही परमार्थ सत स्वलक्षण जन्यम, और यही वास्तव में सही लक्षण है। क्यों? न तो सविकल्पकम, सविकल्प और अब निर्विकल्प के नाम से लक्षण करना सही बात नहीं है। आपने ऊपर कहा था ना व्यवसायत्मक, इसलिए उसके निषेध को करते हैं। न तो सविकल्पकम, सविकल्प प्रमाण का सही लक्षण नहीं है। क्यों? तस्य अपरमार्थ भूत सामान्य विषयत्वेन अर्थजन्यत्व अभावात् इति चेत्, क्योंकि वो तो अपरमार्थ भूत सामान्य को विषय बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अर्थजन्यपने का अभाव है, अर्थ से पैदा नहीं होता। तो अपरमार्थ जो अर्थ से पैदा नहीं हो, अपरमार्थ, और उस सामान्य को विषय करता है। इसलिए यह निर्विकल्प सविकल्प ज्ञान प्रमाण का सच्चा लक्षण नहीं है, ऐसा उनका पूर्व पक्ष। ठीक, इति चेत्, ऐसा प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं क्या? कि नहीं, ये भैया तुम्हारी जी बात सही नहीं है। क्या नहीं है? अर्थस्य आलोकवत ज्ञान कारणत्व अनुपपत्ति, अर्थ की आलोक की तरह ज्ञान के लिए कारणपने की अनुपत्ति होने से, माने जिस प्रकार प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है, उसी प्रकार वस्तु भी ज्ञान के लिए कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तद्यथा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या? अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावा, कोई भी चीज के कार्य कारण का डिसीजन करना हो तो कैसे करते हैं? जिसका जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक घटे उनका परस्पर में कार्य कारण, और जिनका नहीं घटे उनका कार्य कारण। अभी अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है? देखो नीचे लिखा होगा, कहाँ गए? 7 नंबर, नहीं इसमें नहीं दिया अन्वय व्यतिरेक की। कहाँ पे? 27 कहाँ है यहाँ? अरे कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें बताने के लिए देखना चाहते थे। अन्वय माने होने पर होना, कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय, और कारण के नहीं होने पर कार्य का भी नहीं होना व्यतिरेक। होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, इसका नाम क्या है? अन्वय और व्यतिरेक। तो कोई भी चीज के कार्य कारण का निर्णय कब होगा? कोई किसी का जिम्मेवार है, इसका निर्णय कब होगा? कि जब उनमें अन्वय व्यतिरेक घटेगा, और अन्वय व्यतिरेक नहीं घटेगा तो उसका निर्णय नहीं होगा। देखो, अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव का निर्णय अन्वय व्यतिरेक से ही किया जाता है। तत्र आलोकः तावत् न ज्ञान कारणम, आलोक ज्ञान के लिए कारण नहीं है। आलोक माने प्रकाश, ठीक है? प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अन्वय व्यतिरेक नहीं घटता। कैसे? तद अभावे अपि, कस्य अभावे भी? तद माने आलोक,
संज्ञा लगाओगे ना, तद तब तो सर्वनाम है। तो तद माने आलोकस्य अभावे अपि, के प्रकाश न हो तब भी नक्तंचराणाम मार्जारादीनाम ज्ञान उत्पत्ति, कि रात में चरने वाले मार्जार आदि को भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और तद्भावे अपि माने अभाव कहाँ है, लिखो देख पढ़ो। तद्भावे अपि माने प्रकाश के होने पर भी घूकादि नाम तद अनुपत्ति, आर्यों के दोस्तों की उत्पत्ति नहीं होती, को ज्ञान नहीं होता। ठीक है, माने उल्लू को ज्ञान नहीं होता, घूकादि नाम। चलो, माने प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है, प्रकाश है तो भी ज्ञान, तो ना तो अन्वय बैठा और ना व्यतिरेक बैठा, इसलिए प्रकाश ज्ञान के लिए कारण नहीं है। तद्वत, इसी तरह, ये तो उदाहरण, मुद्दा तो अर्थ था, तो उसी तरह अर्थे अपि न ज्ञान कारणम, अर्थ भी ज्ञान के लिए कारण, तद्वत अर्थः अपि न ज्ञान कारणम, वस्तु भी ज्ञान के लिए कारण नहीं है। कैसे? तद अभावे अपि माने, तद अभावे अपि माने प्रकरण बदल गया, दिखता नहीं है, बता वस्तु। ठीक है, तद अभावी माने वस्तु, उसी की तरह वस्तु के अभाव में भी केश मशक आदि ज्ञान उत्पत्ति, केश में मशक के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कुछ था, कुछ नहीं था, हवा थी, बाल उड़ रहे थे, लगा के मच्छर आ गया, जिनके हैं उनके। ठीक है, तद अभावे भी केश मशकादि नाम ज्ञान उत्पत्ति, उनमें भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और तद अभावे भी नहीं लिया, तद अभावे भी लिया और तद भावे भी नहीं लिया, कोई बात नहीं, भावे भी अपन लगा दो, वो परमेरथ माला का उदाहरण। अथवा कोई और के सामने वस्तु बैठी हो और उपयोग ना हो तो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती। तो नहीं होने पर हुआ और होने पर नहीं हुआ। तथा इसलिए कुतः अर्थजन्यत्वम ज्ञानस्य, इसलिए ज्ञान की अर्थजन्यता बनेगी नहीं, सही बात नहीं है। तदुक्तम परीक्षा मुखे, जैसे कि परीक्षा मुख नाम के ग्रंथ में बतलाया गया, क्या? न अर्थ आलोक कारणम, के अर्थ और आलोक ज्ञान के लिए कारण नहीं है। इति प्रमाणस्य च अर्थ अव्यभिचार एवं, इसको आप चाहो तो अंडरलाइन करो, प्रमाण के लिए अर्थ का अव्यभिचारी ही निबंधन है, ना तो अर्थजन्यत्वम। कोई भी वस्तु प्रमाण है, कोई ज्ञान प्रमाण है अप्रमाण है, इसका निर्णय कैसे होता है? कि उसका अर्थ के साथ अव्यभिचारी होना चाहिए। माने जो वस्तु है वो ही ज्ञान है तो ज्ञान सम्यक है, वस्तु अलग है ज्ञान अलग है तो मिथ्या ज्ञान है। समझे ना? तो प्रमाण का अर्थ के प्रति अव्यभिचारपना ही निबंधन है। अर्थ का अव्यभिचार होगा तो प्रमाण कहलाएगा। नहीं समझ में आई? समझ में आया? ज्ञान में था घट, सामने था पट, इसका नाम क्या हुआ? अर्थ का व्यभिचार। वस्तु के साथ इसकी ट्यूनिंग नहीं बैठी, ये क्या है? अप्रमाण। रिजल्ट क्या निकला? ठीक है। और
ज्ञान में था घट, सामने था घट, बराबर अर्थ का अव्यभिचार रहा, व्यभिचार नहीं हुआ, रिजल्ट क्या मिला? प्रमाण। तो कोई भी ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण है, इसके लिए उसका अर्थ के साथ अव्यभिचारी होना निबंधन है। उसको अर्थ के साथ अव्यभिचारी होना चाहिए, अर्थ से उत्पन्न होना चाहिए, ये कोई नियम, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसलिए अर्थोत्पत्ति कारण नहीं है। क्या कारण है? अर्थ अव्यभिचार, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ध्यान रखना। प्रमाणस्य च अर्थ अव्यभिचार एव निबंधनम, प्रमाण के लिए अर्थ का अव्यभिचार ही निबंधन है, न तो अर्थजन्यत्वम, अर्थजन्यपना निबंधन नहीं है। क्यों? स्वसंवेदनस्य विषय अजन्यत्वेपि प्रमाण्यत्वम अभ्युपगमात्। ये कितना बढ़िया तर्क दिया, आपको समझना चाहिए। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, ज्ञान वस्तु को भी जानता है और ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। तो एक तो हुआ जानने वाला ज्ञान, एक हुआ जानने में आने वाला ज्ञान। कठिन हो गया? तो तुम लोग की शक्लें तो ऐसी बता रही जैसे सब 2.5 फुट ऊपर से जा रहा है। क्या लो, दिल बहलाने के लिए तो कुछ भी कह दो। नहीं आया? देखो 2 बार पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे? क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि ज्ञान 2 प्रकार का है, एक ज्ञान जानने वाला है और एक ज्ञान, माने एक ज्ञान की 2 फंक्शनिंग। एक तो ज्ञान वस्तु को भी जानता है और एक ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। समझे ना? अब अगर, कितनी बढ़िया बात है, समझना आप, कि अगर आप ज्ञान को कहोगे कि वो अर्थ से उत्पन्न होता है, तो वस्तु वाली बात तो बैठ जाएगी। घट से पैदा हुआ घट को जानेगा, पट से पैदा हुआ ज्ञान पट से को जानेगा, ये तो बैठ जाएगी। लेकिन फिर ज्ञान को कौन जानेगा? क्यों? ज्ञान कोई से पैदा ही नहीं हुआ, ज्ञान तो वस्तु से पैदा हुआ था। भाई अपने आप से जो पैदा ही नहीं होता है तो उसको कैसे जाना जाएगा? क्यों? ज्ञान किससे पैदा हुआ? ज्ञान तो वस्तु से पैदा हुआ, तो वस्तु को तो जानेगा। अब ज्ञान ज्ञान से तो पैदा हुआ नहीं, तो ज्ञान ज्ञान को कैसे जानेगा? ये नहीं जान सकता। इसलिए जो स्वसंवेदी ज्ञान है वो सिद्ध ही नहीं होगा। मैंने कितना बड़ा दोष आ गया कि स्वसंवेदी ज्ञान पैदा मैंने सिद्ध ही नहीं होगा। मैंने अपने को जाना, ये कैसे कहोगे? मैंने तुम्हें जाना, ये तो कह दूंगा। क्यों? तुमसे पैदा ज्ञान तुम्हें विषय कर रहा है। तो मैंने में खुद को जाना, ज्ञान ने ज्ञान को जाने, कैसे कहोगे? ख्याल में आया ना? देखो, स्वसंवेदनस्य विषय अजन्यत्वेपि, क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञान विषय से पैदा नहीं होने पर भी प्रमाण्य अभ्युपगमात्, उसको प्रमाण माना है स्वसंवेदी ज्ञान को। और ना ही किंचित स्वस्मात् जायते, और आप ये कह नहीं सकते कि ज्ञान ज्ञान से पैदा हो गया। क्यों? आप तो कह रहे ज्ञान वस्तु से पैदा होता है। समझे? अभी हमें मालूम है तुमने जितनी मुंडी हिलाई है ना, इसमें से मुश्किल से 20% को पकड़ में आया होगा, और 20% को भी समझ में आया हो ना तो बहुत बड़ी बात है। एक बार में नहीं आएगा, 10 20 बार आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, थोड़ा सा एक गुदागादी करके कुछ समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत ढक्कन खुलेगा। पहली बार सुन रहे हैं ना अपन ये सब बातें, तो पहली बार तो ऐसे ही समझ में आता है जैसा अवग्रह, ये दर्शनोपयोग जैसा विषय रह जाता है। धीरे धीरे अवग्रह ही आवाए होती है, धारणा तो बड़ी मुश्किल से जब होगी। ठीक है? तो किंचित किंचित स्वस्मात् जायते ननु। अब देखो एक अगला प्रश्न, माने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही है गाड़ी। ननु
अततजन्यस्य ज्ञानस्य कथम तत्प्रकाशकत्वम। हे भैया, तुम्हारे यहाँ बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी कि क्यों, हमारे यहाँ तो वस्तु से पैदा होता था ज्ञान, वस्तु को जानता था, और तुम्हारा ज्ञान वस्तु से तो पैदा होता नहीं, तो कौन सी वस्तु को कौन सा ज्ञान जाने, सब लड़ बैठेंगे। यहाँ समझ लो मोबाइल रखें 20 या 25, और अगर सब पे ये नाम लिखा हो कि जे इसका जे इसका जे इसका, तो झगड़ा नहीं है। अगर ये रखा हो कि भैया जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, क्या होगा, समझ गए। आईफोन कौन सा, आईफोन नहीं, बड़ा महंगा फोन कौन सा, वन प्लस कौन सा है, मेरा। और फिर एक दो आदमी एक इधर से पकड़ेगा एक इधर से पकड़ेगा, मेरा, समझे ना, कि क्यों डिसाइड नहीं था तो लड़ाई हो गई। ऐसे ही जब आपके यहाँ ज्ञान वस्तु से पैदा ही नहीं होता, तो ज्ञान की पर्याय किसको विषय करे किसको विषय न करे, हु इज डिसीजन मेकर, इसका निर्णय कौन करेगा। देखो, अततजन्यस्य ज्ञानस्य कथम तत् प्रकाशकत्वम, उससे पैदा न हुआ ज्ञान उसको प्रकाशित कैसे करेगा। इति चेत, उत्तर देते हैं, घटादि अजन्यस्यपि प्रदीपस्य तत् प्रकाशकत्वम दृष्ट्वा संतोषम व्यायुष्मता। इसको कहता हूँ आचार्यों के गाली देने का तरीका। मैंने कहते हैं ठंडे पानी में डुबो डुबो के डंडा मारना, इतनी सभ्य भाषा में। और जब उसने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, काय भैया तुम्हें दीपक दिखता नहीं है, अंधे होगा। दीपक से पैदा नहीं हुआ, दीपक से ही पैदा, उससे क्या पदार्थ से पैदा नहीं हुआ, फिर पदार्थ को जानता है कि नहीं। तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आती कि उससे पैदा हुए बिना भी वस्तु को जाना जा सकता है। तो काय के लिए दुखी हो रहे, सब काय को दुखा रहे, माथा क्यों दुखा रहे। देखो कितना बढ़िया डंडा मारा। इकी चेत, घट आदि अजन्यस्यपि, के घट आदि से पैदा नहीं होने के बावजूद प्रदीपस्य, दीपक को तत् प्रकाशकत्वम, तत् माने वस्तु, तत् प्रकाशकत्वम वस्तु को पैदा दिखाता है। वस्तु से दीपक पैदा नहीं हुआ और वस्तु को दिखाता है कि नहीं, तो कहाँ समस्या कि उससे पैदा हो तो ही जाने, नहीं समझ में आता। दृष्टवा, ये देख करके संतोषतम, धैर्य को धारण करो भाई। अथ कथा अयम विषय प्रतिनिहिमा, शिष्य पीछे नहीं हटा कि महाराज इसका निर्णय कौन करेगा। विषय प्रतिनिहिमा के ए नंबर की ज्ञान की पर्याय इसको विषय बनाएगी, बी नंबर की ज्ञान की पर्याय इसको विषय करेगी। हु इज द ड्यूटी लगाने वाला। हाँ यार, अपनी अंग्रेजी तो रही है भाई, ड्यूटी कौन बांटेगा है। देखो, अथ कथा अयम विषय प्रति नियम यद उत घट ज्ञानस्य घट एव विषयः न पटः इति अर्थजन्यत्वमी विषय प्रति नियम कारणम तत्जन्यत्वा तद विषयम एव इति चे विषय तद विषयम एव च एतद इति तत्तु भवताम न अभ्युपगम्य इति चेत, कि हमारे तो ये समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो अर्थजन्य ही विषय के प्रति नियम कारण है, जिससे पैदा हुआ उसको विषय बनाएगा। तुम मानते नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ ड्यूटी कौन लगाएगा। उत्तर इति चेत उच्यते योग्यता एव विषय प्रति नियम कारणम इति ब्रूमः। ये अंडरलाइन करने वाली जैसी वाली बात है कि भैया क्यों समस्या पा रहे हो, दुख क्यों पा रहे हो, तुम परेशान मत हो, प्रकृति में व्यवस्था है कि क्या योग्यता ही विषय के प्रति नियम कारण है। का नाम योग्यता, कौन है योग्यता। ब्रूमः उच्यते सावरण क्षयोक्षम, सावरण क्षयोक्षम का नाम योग्यता है। तदुक्तम सावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यता ही प्रतिनीतम अर्थम व्यवस्थापयति। माणक नंदी आचार्य का ये सूत्र यहाँ खड़ा कर दिया। ये अपन ने अभी थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा, ये उपसंहार अब कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया ना। मैं जानबूझ के कल क्यों पढ़ना चाहता हूँ कि कल फिर इसकी थोड़ी सी बात होगी, तो 3 दिन अपन इस पर बात करेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा लट्टू चलेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ
परीक्षा के एंगल से जो आपको तैयारी करनी है वो कर लेना, पर विषय समझ में आना चाहिए। हमारी अप्रोच क्या रहती है, परीक्षा के एंगल से बता दो, विषय समझ में आए ना आए भाड़ में जाए, इससे क्या मतलब है। पास तो हो जाओगे लेकिन ज्ञान थोड़ी आएगा। चलो अब इसका एक दिन कल सन्निकर्ष को पूरा कर देंगे, फिर प्रत्यक्षम द्विधा विभज्य 1 दिन 2 दिन, सर्वक सिद्धि तक पहुँचेंगे ही नहीं।